आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि अभी तक हमने बात की भोजन के बारे में, अब भोजन के बाद सबसे उपयोगी जो हमारे लिए चीज़ है वो हमारे वस्त्र यानी कि हमारे क्लॉथ, कपड़े। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे बनते हैं और कैसे हमारे लिए ये एक उपयोगी चीज़ साबित या सिद्ध होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तब विदेशों से बहुत सारे कपड़े हमारे भारत में आयात किए जाते थे, इंपोर्ट किए जाते थे। तब उस वक्त गांधी जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि हम विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने भारत में ही हम खादी का यानी कि खादी से बने कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिसने भारत में एक नई क्रांति को जन्म दिया। आगे चलकर 1956 में भारत सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना की, जो आज तक हमारे लिए काम कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने कुछ इतिहास के बारे में और शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी, रेलवे या एसएससी किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप नोट करना शुरू भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्ली इंडियंस के बारे में। जो हमारे पूर्व जो भारतवासी थे, एक्चुअल में वो रुई से बने हुए कपड़े पहना करते थे, यानी कि जितना भी फैब्रिक था वो पूरा का पूरा कॉटन बेस्ड होता था और उसको उगाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गंगा नदी के किनारे ही ऐसी सुविधाएं उपलब्ध थी कि उनको उगाया जा सके। और दोस्तों, एक बात आप जानते ही हैं कि गंगा नदी ये हमारी एक पवित्र नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। दूसरी तरफ अगर बात करें प्राचीन मिस्र की यानी कि जो इजिप्ट है, तो इजिप्ट में रुई और फ्लैक्स यानी कि कॉटन और फ्लैक्स इन दोनों का यूज़ किया जाता था अपने कपड़ों को बनाने के लिए, और ये नील नदी के किनारे उगाया जाता था। और आप इसके बारे में भी जान लीजिए कि नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो वहाँ से और यहाँ तक का सफ़र जो भी हमने आज तक तय किया है उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। जैसे अगर हम अभी तक की बात करें तो साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज भी बिना सिले हम पहनते हैं और इनका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ तरह के कपड़े हैं। ये एक सूती कपड़ा है, ये एक ऊनी कपड़ा है, ये एक्रिलिक है, तो ये दो कपड़े और हैं। तो हम कपड़ों को यानी कि किसी भी क्लॉथ को हम इसी रूप में, हम इसी फॉर्म में देखते हैं। तो क्या ये ऐसे ही हैं? क्या इनमें कुछ छुपा हुआ है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, ये एक सूती कपड़ा है, कॉटन से बना हुआ। अब अगर मैं इसके एक धागे को खींच दूँ तो आप देख रहे हैं कि जो एक छोटा सा एक फाइबर है, एक जो तंतु है या रेशा है, लेकिन क्या यही है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट? नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं। तो ये इतना छोटा है कि शायद आपको वीडियो में नज़र ना आए, लेकिन इसके ऊपर की तरफ, इसके किनारों पर छोटे छोटे तंतु उभर आए हैं। आप ये घर में करके देख सकते हैं। तो आप जानेंगे कि जिस कपड़े को हम जिस रूप में देखते हैं एक्चुअल में वो छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है और वो धागे छोटे छोटे तागों से मिलकर बने हुए हैं। तो धागे और तागे ये दोनों ही हम आगे जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है तंतु, फाइबर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि पतली लड़ियाँ बनी हैं और पतली लड़ियों से, यानी कि जो थिन स्ट्रैंड्स हमारे थे वो और ज़्यादा थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने हैं। तो आप आगे आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं इनके सोर्सेज़ की। तो इनके दो सोर्सेज़ हैं।
सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हर चीज़ के हमें मिल जाते हैं, और दूसरा है मैन मेड, मानव निर्मित या सिंथेटिक, ये एक ही बात है। तो पहले हम जानेंगे में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो हमें दो तरीके से मिलता है। नंबर 1 प्लांट्स, जिसमें हमें मिलता है पौधों से कॉटन और जूट। दूसरा जो हमें एनिमल से मिलता है, यह हमें मिलता है रेशम और कोकून। तो रेशम दूसरी तरफ एनिमल्स, तो एनिमल से हमें मिलता है सिल्क। सिल्क हमें मिलता है कोकून से या रेशम कीट, इन दोनों से हमें ये मिलता है। दूसरा है वुल यानी कि ऊन। अब ऊन हमें कहाँ से मिलती है, इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे बेसिकली बात करें तो इनको बालों से यानी कि फ्लीस यानी कि जानवरों के बालों से इसको ऑब्टेन किया जाता है, इसको पाया जाता है। तो जैसे भेड़ है, बकरी है, खरगोश है, ऊँट है, याक है, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से आपको फाइबर्स यानी कि तंतु प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सिंथेटिक यानी कि मैन मेड फाइबर्स यानी कि संश्लिष्ट तंतु, तो इनके बारे में ये जानना ज़रूरी है। इसमें अगर हम बात करें तो हज़ारों सालों तक हम नेचुरल रिसोर्सेज पे यानी कि प्राकृतिक चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। विज्ञान भी हमें इस बारे में बताता है कि पहले जो पुराने जो लोग थे वो पेड़ की छालों का, पत्तियों का, जानवर की चमड़ियों का, इन सभी का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। पिछले कुछ 100 सालों में कुछ बदलाव आए, कुछ क्रांति आई और हमें जानवरों का इस्तेमाल कम करना है या कहें कि कम करना पड़ा। तो हमने कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स ढूंढ लिए कि जो ना जंतुओं से मिलते थे और ना ही पादपों से, यानी कि जो ना प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल्स से। तो इसके 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आपने इनमें से ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ किया होगा। तो नंबर 1 पे आता है पॉलिस्टर, नंबर 2 पर नायलॉन और एक्रिलिक। इन तीनों के बारे में आप डिटेल में फर्दर क्लासेस में आप जान लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है रुई यानी कि कॉटन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ वाइडली यूज्ड, और इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि इसको उगाने के लिए आपको एक वार्म क्लाइमेट चाहिए यानी कि उष्ण जलवायु, और दूसरा ये काली मिट्टी में उगाया जाता है। आगे बढ़ें इसकी सोर्सेज के बारे में। तो इसके सोर्सेज हैं मेन कपास, कपास को ही हम कॉटन भी बोल देते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले बात करें कि जो इसकी फसल है, जो इसके फल हैं वो नींबू के आकार में यानी कि छोटे छोटे आकार में आपको नज़र आते हैं। दूसरा, जब ये पक जाते हैं यानी कि जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ऊपर से खुल जाते हैं। तीसरा, इनको हाथों से चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनको आज भी अपने हाथों से ही चुना जाता है क्योंकि कोई अदर मेथड हमारे पास अभी तक इसका नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा चुनाव हमारे हाथ कर सकते हैं उतना कोई मशीन नहीं कर सकती। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो बच्चों इनको इकट्ठा करना, इनकी छटाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसको एक स्पेशल नाम यानी कि गिनिंग, कपास को ओटना कहा जाता है। ये क्या है एक्चुअल में, कंकतन विधि द्वारा कपास को बीजों से अलग करना, मीन्स फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, यानी कि एक कंघा जैसा होता है जिसकी मदद से हम इनको सेपरेट करते हैं। अब कॉटन का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली जो आपकी ऑयल लैंप्स यानी कि तेल बाती में जो आप यूज़ करते हैं तो उसे हम विक भी कहते हैं। दूसरा, आपके मैट्रेसेस में, क्विल्ट में, पिलो में, तो इन सभी में कहीं ना कहीं कॉटन का यूज़ आज भी किया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये एक वरदान साबित होता है हमारे इस जीवन में क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जूट। दोस्तों, जितना छोटा ये नाम सुनने में लगता है, एक्चुअल में इसमें उतनी ही ज़्यादा मेहनत हमारे किसान लोग, हमारे किसान भाई करते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जूट अपने पौधे के तने से हमें मिलता है, यानी कि जो इसका स्टेम है, ये उस पोर्शन से हम इसको लेते हैं। दूसरा, इसमें एक सबसे मुश्किल काम यह है कि इसको कटाई के बाद पानी में डुबा कर रखना होता है काफ़ी समय तक, तो जिसमें ये फूल जाता है और इसके रेशे खुल जाते हैं, यानी कि जो इसके फाइबर्स हैं वो थोड़े थोड़े फैल जाते हैं, जो आपके यूज़ में लेने के लायक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो गल जाता है, यानी कि उसके गल जाने के बाद उसकी हाथों से छटाई की जाती है, यानी कि अपने हाथों से उसको छांटा जाता है कि उसमें कोई कूड़ा या करकट ना रह जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसकी जो खेती है वो ओनली रेनी सीजन में की जाती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है कि भारत में 3 जगह इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन, यानी कि इसका प्रोडक्शन किया जाता है, असम में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों, फर्दर क्लासेस में हम हर चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक जाना कि फाइबर हमारे कहाँ से आते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, ये कैसे बनते हैं, लेकिन अब इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है कि कैसे हम तंतु से वस्त्रों तक पहुँचते हैं, कैसे हम फाइबर से फैब्रिक का निर्माण करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो नंबर 1 जो इसमें स्टेप है वो है स्पिनिंग, यानी कि कताई। अब ये क्या होता है, रेशों से तागा बनाने की एक प्रक्रिया है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे गांधी जी का हम दे चुके हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए कि चरखा जो काम करता है वो कताई का काम करता है, यानी कि उसमें आप रेशों को इकट्ठा एक लाइन में रखते हैं और उनको लपेटते हुए एक तागे का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट, वीविंग, यानी कि उस तागे की बुनाई। अब बुनाई कैसे होती है, ये बेसिकली एक फंडा है जिसमें हम 2 सेट लेकर एक कपड़े को बना देते हैं, यानी कि एक के बाद एक। अगर आप किसी भी कपड़े को ध्यान से देखें तो उसमें एक के ऊपर एक धागे की बुनाई की जाती है। तो पहले तो इसको पारंपरिक तरीक़ों से किया जाता था, जिसको हम बोलते थे वीविंग, जो कि करघों पर, यानी कि लूम्स में की जाती थी। तो पहले हाथों से भी की जाती थी। अभी इसके लिए बहुत सारी मशीनें अवेलेबल हैं, जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है और बहुत ही एक फाइन, यानी कि बहुत ही सुंदर एक कपड़ा बुनकर हमें दे दिया जाता है। लास्ट में है निटिंग, ये भी बुनाई है। तो बच्चों, दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्वेटर्स जो घर में बुने जाते हैं उसी को हम निटिंग कहते हैं। अब इसके बारे में आप अपने बड़ों से अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे कि वो 2 धागों का या 2 थ्रेड्स का यूज़ करके कैसे एक स्वेटर या कोई टोपा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। तो आप उनसे पूछें और जानने की कोशिश करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज़ छूट जाती है वो हम फर्दर क्लासेस में सीखते चले जाते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने वाले क्लासेस में आपको और डिटेल में जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और इसे आगे और बच्चों तक पहुंचा दें। तो प्लीज़ शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।